हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। होप सो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी सही चल रही होगी। नहीं चल रही होगी तो ट्रैक पे ले आओ, एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, ऑलरेडी हमने लॉ वरदान की सीरीज स्टार्ट कर दी थी जिसमें हमने 6 चैप्टर अपलोडेड है। मतलब ये बोलो कि 30-40% का काम मैंने कर दिया है एंड अभी से मैं और काम करने जा रहा हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले मिसलिनियस चैप्टर। सर लॉ वरदान क्या है? सर लास्ट डे LDR बुक, यस लास्ट डे रिवीजन बुक जो आपके अपने पास होनी चाहिए, जिसको आप मेन बुक के साथ लेके बैठो। ठीक है, जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन लगाओ। इस बार भी SFM को मैंने भी एनालाइज किया था तो 40+ मार्क्स लॉ वरदान से थे एंड पिछले बार MTP में 58 मार्क्स का था। एग्जाम में प्रीवियस अटेम्प्ट में 60 मार्क्स का SFM का आया था, वहाँ से ऑडिट में 25 मार्क्स था। FR में भी आप समझ सकते हो 30-40 मार्क्स का था, बट FR को मैंने इस बार फुल फ्लेज अच्छे तरीके से बनाया है। पिछले बार मेरे पास इंपॉर्टेंट लिस्ट दिया था या इंपॉर्टेंट हिंट दिया था। ठीक है, ऑलरेडी ग्रुप 1 के सारे LDR क्लास प्लस एप्लीकेशन पे है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप जाके वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। और यस अगर नहीं है तो परचेज कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। परचेज करने के बाद आपको ईमेल ड्रॉप करना है, जिससे हमारी टीम आपको ईमेल पे PDF भेज देगी। आप वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के अपना पढ़ने बैठ जाओ। लॉ डिस्कशन यहाँ पे साथ साथ जरूर देखना आप। चलो स्टार्ट करते हैं आज ये वीडियो जो कि मिसलिनियस चैप्टर पे है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 8 मार्क्स का आता है। चलो सर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द कूलिंग पीरियड ऑफ फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर वैल्यूरीज दैट इज 3 years। इसको थोड़ा सा करेक्ट करना। ठीक है, दैट इज C। ठीक है, मतलब एक बार अगर रजिस्टर वैल्यू अपॉइंट हो गया तो कितने साल की नहीं हो सकता। सर रजिस्टर वैल्यू अगर अपॉइंट हो गया तो प्रीवियस 3 years एंड आगे का 3 साल नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो विच अमाउंट वो याद करने वाला था। ठीक है, विच अमाउंट द फॉलोइंग इज नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर वैल्यूअर। इसमें से कौन रजिस्टर वैल्यूअर अपॉइंट होने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है? सर एलिमिनेशन मेथड। द पर्सन हैज पास द वैल्यूएशन एग्जाम, बिल्कुल है। द पर्सन इज अ वैल्यूअर मेंबर ऑफ स्टेट वैल्यूएशन, बिल्कुल है। द पर्सन रिकमेंड बाय RBI, बिल्कुल है। जिसको पेनल्टी लगा, अरे भाई जिसको पेनल्टी लगा वो वैल्यूअर कहाँ से बन जाएगा? वो भी इनकम टैक्स एक्ट में। बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से, जिसको पेनल्टी लगा 271J में इनकम टैक्स एक्ट में, क्या वो वैल्यूअर बन सकता है? नहीं बन सकता है। ठीक है, दैट इज आंसर इज D। सर आकार सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एज अलाउड द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। ठीक है, आकार सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड उसको डोरमेंट कंपनी स्टेटस मिला। नाउ हु इज डोरमेंट कंपनी? सर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेने के लिए आपने अभी बनाई है, या जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए आपने अभी बनाई, हो सकता है फ्यूचर में आप एंगेज हो गए, आपने कंपनी खोल के रख दिया जिसमें कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, दैट इज इनएक्टिव कंपनी। वो आपने क्या करा दिया? डोरमेंट कंपनी। After a certificate was effective or issued on 1 July 2018 by the ROC Delhi and Haryana, mention the latest date which registrar is empowered to initiate the process of striking of the name. ठीक है, if the company continues to remain as dormant। सर एक डॉर्मेंट कितने टाइम तक डॉर्मेंट होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने डॉर्मेंट के लिए अप्लाई तो कर दिया, बट कितने टाइम तक वो डॉर्मेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर सकती है? मतलब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको डॉर्मेंट मिल जाएगा, बट ये टाइम लैप्स हो गया तो आपको एक्टिव कंपनी में आना पड़ेगा। बिकॉज अब इंडिया में ये नहीं कि आप कंपनी बना के छोड़ दो, अब 20 साल तक कुछ मत करो, नहीं दोस्त, 5 years। ठीक है, अगर 5 साल तक आपने वापस से एक्टिव के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपका डोरमेंट स्टेटस हट सकता है, आपका नाम भी स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। तो आफ्टर 30 जून तक आपको क्या करवाना है? मतलब आफ्टर 30 जून आपका क्या हो जाएगा? नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। उससे पहले पहले आप क्या कर देना? MSc3 में अप्लाई कर देना। ठीक है, 3-4 ऐसे करके फॉर्म्स है। ठीक है, वहां पे आप क्या कर देना? एक्टिव अप्लाई करना, देन आपको ROC MSc4 ऐसे फॉर्म में एक्टिव की सर्टिफिकेट दे देगी। ठीक है, तो 5 साल के लिए क्या हो सकता है? डॉर्मेंट का क्राइटेरिया मिल सकता है। तो वही बात है, 5 साल लैप्स हो गए, मतलब 2023, 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल हो गए। तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? आपका स्टेटस हट जाएगा डॉर्मेंट का, स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। ठीक है, आ जाओ सर। नैनी माइक्रॉन्स प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 9 जून 2017 फॉर द फाइनेंशियल 17-18। इट डिड नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फॉर द टाइम द कंपनी डिजायर्ड टू ट्रीट इट एज इनएक्टिव कंपनी। ठीक है, देखो नैनी मार्कॉन्स प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट कब हुई है? 9 जून 2017 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18। ठीक है, इट डिड नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न फॉर द टाइम बिंग द कंपनी डिजायर्ड टू बी इनएक्टिव कंपनी। चाहती वो इनएक्टिव कंपनी बनाए। ठीक है, सिंस इट डज नॉट कैरी on any business permitted by memorandum as to when ROC issue certificate of state of government company to Nanny Morgans on the basis of non-submission of financial statement if the company makes application to register in respect। सुनो क्या बोल रहा है? As to when ROC can issue certificate of status of dormant company to Nanny Morgans on the basis of non-submission of financial statement, the company makes an application to the register in this respect। सुनो, आफ्टर नॉन सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। सब मतलब सुनो, मतलब यही है कि 2 साल 2 साल आपने कंटिन्यूसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल किए। ठीक है, 2 साल आपने कंटिन्यूसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल किए 2 फाइनेंशियल ईयर के,
तो आपको डॉर्मेंट का स्टेटस मिल जाएगा। तो 17-18 एंड 18-19, ठीक है। तो 18-19 का नॉन सबमिशन होते ही क्या हो जाएगा, आपको डॉर्मेंट का स्टेटस मिल जाएगा, मतलब आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको आरओसी डॉर्मेंट का स्टेटस दे सकता है। तो 17-18 नहीं किया, 18-19 जैसे नहीं किया, आपको क्या हो जाएगा भाई साहब, डॉर्मेंट का स्टेटस मिल जाएगा, बिकॉज 2 ईयर का प्रोविजन आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो यही है, आफ्टर 18-19 का नहीं होते क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आरओसी आपको डॉर्मेंट का स्टेटस प्रोवाइड कर सकता है। सर नॉन सबमिशन ऑफ 18-19 19-20, फिर तो 3 हो गया, 17-18 18-19 19-20, 3 साल नहीं सर, 2 साल होते ही। सर यहाँ पे 18-19 19-20 एंड 20-21, ना 4 साल हो गया, क्योंकि 17-18 भी तो है। तो 17-18 भी नहीं किया, 18-19 भी नहीं किया, तो फिर तो गए भाई, 2 फाइनेंशियल आपने किया तो आपको डॉर्मेंट स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। In case of valuer interested in any property, stock of the company, he may appoint a registered company after a cooling period, मतलब यही बोल रहा है। मान लो ये वैल्यूअर है, वैल्यूअर ने किसी कंपनी का क्या किया, वैल्यूएशन किया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सुनो सुनो क्या बोल रहा है, मान लो कंपनी का वैल्यूएशन क्या किया, स्टॉक वैल्यूएशन किया, ठीक है, 1 अप्रैल 2021। अब सुनो, आप किसी का स्टॉक वैल्यूएशन करने जा रहे हो इससे 3 साल पहले, मतलब 20 19 18, और जब कर दिया वहां से 3 साल आगे उस कंपनी से इंटरेस्टेड नहीं रखना, मतलब नहीं होना चाहिए आपका। तो वही बोल रहा है कि कूलिंग पीरियड, सिंपल सी बात है, इंटरेस्टेड नहीं होना मतलब कूलिंग पीरियड, मतलब यहाँ पे आपको रुक जाना है। तो कितने साल के रुकना है, नहीं करना है कुछ भी काम उसका, 3 साल का। सर मतलब 1 अप्रैल 2021 को किया, ठीक है, 22 23 24, 1 अप्रैल 2024 तक आपका कूलिंग पीरियड होगा, बिकॉज आपने जिस दिन से किया वहां से 3 साल तक आपको कुछ नहीं करना है। देन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स आप वापस से उसको क्या कर सकते हो, वैल्यूएशन कर सकते हो, ठीक है। द आंसर इज 3, ठीक है। 30, ये तो बहुत या तो याद करने वाली चीज है ये, ठीक है। वेयर द रजिस्टर हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव ही शैल एंड नोटिस टू द कंपनी एंड ऑल द डायरेक्टर कंपनी ऑफ इंटरेस्टेड टू रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर, कंपनी रिक्वेस्टेड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन पीरियड ऑफ 30 डेज। सर सुनो, 247 248 ये सब आपने पढ़ा, 248 में पढ़ा होगा, जहां पे क्या होता है, 2 केस है। एक आप खुद से जा रहे रिमूवल ऑफ नेम के लिए, 248 क्लॉज 2, ठीक है। एक क्या रहा है, आरओसी आ रहा है आपको नाम हटाने के लिए। सर आरओसी नाम हटाने कब आ सकता है, जब याद होगा फिजिकल वेरिफिकेशन किया, वहां पे आके कुछ नहीं मिला, आरओसी आपको स्ट्राइक ऑफ नाम कर सकता है, ठीक है। आपका क्या किया, 2 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल किया, आपने स्टेटस भी डॉर्मेंट अप्लाई नहीं किया, आरओसी आपका स्ट्राइक ऑफ नाम कर सकता है। इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के अंदर आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, आरओसी आपका नेम हटा सकता है। बट ये सब सारे कंडीशन होने के बाद याद रखना, ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल वेरिफिकेशन पे अमेंडमेंट आया था, तो आईसीआई कुछ अमेंडमेंट पूछ सकता है, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन आरओसी मैंडेटरी करेगा सारी कंपनीज को विद द असिस्टेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो कल लोग कंपनी में पुलिस ऑफिसर है तो घबराना मत है, आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है। अब से मान लो फिजिकल वेरिफिकेशन किया, कुछ नहीं मिला, आरओसी का स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, यस, बट 30 डेज का एक नोटिस टाइम देगा कि भाई साहब मुझे कुछ आरओबीएच, सिंपल सी बात है, इंडिया में सब आरओबीएच चलता है, रीजनल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सामने वाले को कुछ करने से पहले सुना जाएगा कि बताओ भाई क्या था, क्या चक्कर था, तुमने अपना काम स्टार्ट क्यों नहीं किया, 2 साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल किया, तो डॉर्मेंट के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, बिकॉज 2 साल में नहीं किया तो ठीक है, बट डॉर्मेंट अप्लाई करता तो बच जाता। डॉर्मेंट अप्लाई नहीं किया, 2 साल में फाइल भी नहीं किया, तो आपको स्ट्राइक ऑफ नाम हो सकता है। तो दैट इज आंसर इज बी। बस याद रखना है कि 30 दिन में नोटिस पीरियड है, आपको बताना पड़ेगा। चलो ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन बहुत आता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये डिस्क्रिप्टिव में बहुत बार आता है। वैल्यूअर जो है उसको अपॉइंट कौन करेगा कंपनी में, बहुत इंपॉर्टेंट। वैल्यूअर जो है उसको अपॉइंट कौन करेगा कंपनी में, आवाज आ रही है मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बताओ मन में सोचो क्या। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है, अब सर ऑडिट कमेटी कब है, क्वेश्चन बहुत सारा ड्राफ्ट हो सकता है, पहले आपको क्राइटेरिया देगा ऑडिट कमेटी होगा कि नहीं होगा। इफ ऑडिट कमेटी है दोन वैल्यूअर का पॉइंट कौन करेगा, वो ऑडिट कमेटी। बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑडिट कमेटी, मतलब नहीं लगता है, बड़ी कंपनी को ऑडिट कमेटी लगता है, इसको नहीं लग रहा है, तो वैल्यूअर कौन अपॉइंट करेगा, सर दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। थोड़ा जोश दिखाओ, लास्ट के हम 25-26 डेज में बैठे पड़े, अब यहाँ से जोश नहीं हुआ, मेरा फुल एफर्ट्स है, आपका फुल एफर्ट्स है, मई 23 बूम, ठीक है। या तो आईसीआई बूम या तो हम बूम, ठीक है। तो हम तो नहीं होंगे, हम आईसीआई के पेपर को बूम करेंगे। चलो तो सर सिंपल सी बात है, अब वैल्यूअर इन कंपनी विल अपॉइंटेड बाई ऑडिट कमेटी। नॉर्मली ऑडिट कमेटी इन एब्सेंस, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एग्जाम में बहुत आता है, बच के रहना, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी अगर एब्सेंस है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट ऑडिट कमेटी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। चलो इजी 7 क्वेश्चन, बहुत इजी में हो गया। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव में, मैं सोच रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव नीचे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आ जाओ सर, मई 22 का एग्जाम, टोटल 9 क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ टोटल 9 क्वेश्चन है। मई 22 का एग्जाम, द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिलो निधि लिमिटेड
पेड अप इक्विटी शेयर 15 लाख, पेड अप प्रेफरेंस शेयर 5 लाख, फ्री रिजर्व्स 1 लाख, टेंजिबल 10 लाख, इनटेंजिबल 2 लाख, कंप्यूटर नेट ऑन फंड। ये मैंने पिछले बार भी अपने लॉ वेद बुक में डाला था। नेट ऑन फंड, नेट ऑन फंड में क्या क्या आता है? सब प्रेफरेंस कैपिटल नहीं आता है। बच्चे एग्जाम में यही गलती करके आते हैं। मई 22 में मुझे यही बोला सर हमने 5 लाख ऐड कर दिया। अरे नहीं करना था, ओनली पेड अप। प्रेफरेंस वाला निधि कंपनी में ऐड नहीं होता है, तो ओनली पेड अप, दैट इज 15 lakh. सर फ्री रिजर्व्स, यस, दैट इज 1 लाख। सर माइनस, सर टेंजिबल नहीं, इनटेंजिबल। सर एक और एक जगह इनटेंजिबल आता है, ऑडिट की बात है। एनबीएफसी माइनस होता है कि नहीं होता है, सोचना, ठीक है। तो इनटेंजिबल वाला पॉइंट तो है एनबीएफसी में। देखो किस किसको याद है, जहाँ बुक पलटना। चलो सब कुछ नहीं बताऊंगा मैं। सर 2 लाख, ठीक है। सर टेंजिबल कुछ नहीं करेंगे, प्रेफरेंशियल कुछ नहीं करेंगे, इक्विटी लेंगे, फ्री रिजर्व्स लेंगे, इंटेंजिबल माइनस करेंगे, टोटल 60 माइनस 2 14 लाख। नेट ऑन फंड कितना आया? 14 लाख रुपया, ठीक है। नेट ऑन फंड 14 लाख। अकॉर्डिंग टू रूल 3 ऑफ निधि कंपनी, नेट ऑन फंड मींस द एग्रीगेट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर एंड फ्री रिजर्व्स एज रिड्यूस बाय एक्यूमुलेटेड लॉसेस। कल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या रिड्यूस करोगे? यस, सपोज एग्जांपल एक्यूमुलेटेड लॉसेस इज 1 लाख रुपीज, then we need to subtract 1 lakh from 14 lakh, okay, the final answer is 13 lakh। then हम उस 13 लाख पे कंपेयर करेंगे अपना आगे का जो भी क्वेश्चन ड्राफ्ट होगा। चलो ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड लॉस हमने माइनस कर दिया। एंड इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, अपेयरिंग इन द लास्ट या लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट डेट। लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट डेट का मैं सारा फिगर्स लेना है। तो नेट ऑन फंड हमारा आ गया 15 माइनस 15 प्लस 1 माइनस 2 14। अब पूछता है कंप्यूट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। जिस बच्चे को नेट ऑन फंड सही निकल गया उसका मैक्सिमम डिपॉजिट निकल जाएगा, बिकॉज रेशियो इज 1:20। बहुत इजी है। नेट ऑन फंड इज टू डिपॉजिट का रेशियो क्या होगा? 1:20। अगर नेट ऑन फंड हमारा 14 लाख रुपीज आया तो डिपॉजिट 14 का 20 टाइम्स, दैट इज 2 करोड़ 80 लाख रुपीज, ठीक है। कैन एक्सेप्ट, वही बोलता है 1 2 ऐसे कर निधि कंपनी शैल नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सीडिंग 20 टाइम्स ऑफ नेट ऑन फंड, दैट इज 2 करोड़ 80 लाख रुपीज, 20 टाइम्स ऑफ 14 लाख। बहुत इजी क्वेश्चन, बट एग्जाम में बच्चे फंसे थे बिकॉज ऑफ पेड अप प्रेफरेंस शेयर एंड बिकॉज ऑफ इनटेंजिबल, बट इजी क्वेश्चन था। आ जाओ दूसरा। बी फार्मा लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया फॉर लास्ट 5 years। बी फार्मा एक कंपनी थी जो लास्ट 5 years इंडिया में रजिस्टर्ड है। सिंस लास्ट 2 फाइनेंशियल, लास्ट के 2 फाइनेंशियल, मतलब ऑलरेडी कंपनी चलते आ रही थी, बट लास्ट के 2 फाइनेंशियल, पहला और दूसरा, ठीक है। इट हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन। कुछ काम धंधा नहीं चल रहा भाई, जब कोरोना आ गया होगा, ठीक है। And has not filed financial statements and annual returns, saying it has not made any significant accounting transactions। ठीक है, तुम नहीं हुए, तुम significant accounting transactions नहीं किए। क्या तुमने स्टेटस डॉर्मेंट पे अप्लाई किया? नहीं किया होगा तो भाई साहब स्ट्राइक अप भी नाम हो सकता है। अभी आते हैं, ठीक है। 2 साल से क्या बोला उसने? कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं की, इसलिए उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया। कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू अप्लाई टू रजिस्टर फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट और इनएक्टिव कंपनी। अब क्या डॉर्मेंट का स्टेटस ले सकता है? सर क्या क्या स्टेटस है डॉर्मेंट लेने के लिए? उतना नहीं बताऊंगा, मुद्दे पे आता हूँ, ठीक है। स्टेटस क्या क्या है डॉर्मेंट के लिए? अगर आपने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में नहीं, 2 फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल किया होगा तो आप जाके डॉर्मेंट का स्टेटस ले सकते हो, बट आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं करते हो। सर नाउ व्हाट इज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन? सेल परचेज, ठीक है। अगर आप सेल परचेज कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैंने 2 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल किया, तो बोलेगा भाई साहब पेनल्टी दो, आप गलत काम कर रहे हो। बट आप 2 साल का फाइल नहीं कर रहे हो, आपका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस भी नहीं है, तो आप स्टेटस ले सकते हो डॉर्मेंट का बाई फाइलिंग MSc 1 फॉर्म, ठीक है। तो वही चीज है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट, एन इनएक्टिव कंपनी मे मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। हियर इनएक्टिव कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज नॉट कैरिंग एनी बिजनेस ऑपरेशन or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial year or has not filed a statement and return during the last 2 financial year। लास्ट के 2 फाइनेंशियल में कुछ नहीं होना चाहिए। अब एक एनालिसिस कर दिया थोड़ा सा। बी फार्मा लिमिटेड 2 साल से कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है। लास्ट 2 फाइनेंशियल फॉल, यस ये फॉल हो गया विद द डेफिनेशन ऑफ इनएक्टिव कंपनी, हेंस इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रजिस्टर टू ऑब्टेन द डॉर्मेंट स्टेटस। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो डॉर्मेंट स्टेटस क्या ले सकता है? वो ले सकता है। चलो सर दूसरा क्या बोला? व्हाट विल बी योर आंसर? क्या होगा भाई आपका आंसर? इफ वो पेमेंट कर रहा है फीस टू आरओसी, क्या कर रहा है? फीस टू आरओसी और रेंटल्स। तो सर इसको पता है क्यों घुमाया? इसके कहने मतलब है आप रेंट पे कर रहे हो, आप आरओसी को फीस पे कर रहे हो, तो क्या आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस किया है?
अगर आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स किया फिर तो आप डोरमेंट नहीं ले सकते। तो क्या इस केस में आपको डोरमेंट छिन जाएगा आपका? नहीं, ये सब अलाउ है। मतलब आप जब पढ़ोगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, वहां पे 5-6 लिस्ट दिया हुआ है जहां पे बोला हुआ है कि ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं होती, मतलब आप ये कर रहे हो तब भी आप स्टेटस ले सकते हो डोरमेंट का। सर क्या क्या है? आप ऑफिस मेंटेन कर रहे हो, उसके लिए एक्सपेंस कर रहे हो, सपोज आप रेंट पे कर रहे हो, ठीक है, ऑफिस का कुछ खर्चा है वो कर रहे हो, चलेगा, ठीक है। आपने आरओसी फाइलिंग के लिए कुछ खर्चा किया, चलेगा। तो ये सब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं होते। अगर ये कर भी रहे हो तो भी आप स्टेटस ले सकते हो डोरमेंट का। तो यहाँ पे भावुक नहीं होना, यहाँ पे लिखना कि भाई साहब ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस में एक्सक्लूड है। अगर आप ये कर भी रहे हो तब भी आप स्टेटस ले सकते हो डोरमेंट का, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, पेमेंट ऑफ फीस। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मीन्स एनी ट्रांजेक्शन अदर देन, तो ये एक्सक्लूजन कर सकते हो, ये सब अलग से है, मतलब ये सब सिग्निफिकेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं होती हैं। आपने आरओसी का फीस पे किया, ठीक है, कोई भी आपने इस एक्ट में रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल करने के लिए कुछ भी काम करवाया, आपने मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस और रिकॉर्ड के लिए कुछ काम करवाया, आपने शेयर्स का एप्लीकेशन मनी लिया, उसको अलॉटमेंट के लिए कुछ किसी को बुलाया होगा, उसको 1 लाख रुपया दिया फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक, तो आपको उसके लिए कोई सिग्निफिकेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी फार्मा इज स्टिल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर आरएससी टू ऑब्टेन द स्टेटस गवर्नमेंट कंपनी, बिकॉज ये सब जो होता है रेंटर्स जो किया है इसने, ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं होता, आउटसाइड है यहाँ से, ठीक है, बाहर है, इसके डेफिनेशन है। परफेक्ट, 2 क्वेश्चन मजेदार अच्छे क्वेश्चन। नवंबर 22 का आरटीपी। हाँ अब सुनो, इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट में आपने देखा होगा डोरमेंट एंड रिमूवल ऑफ नेम को मैंने इंपॉर्टेंट रखा है बिकॉज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आखिरी में करूंगा, 7 को आखिरी में करूंगा, वेट करो, ठीक है। 6 पे आते हैं, लेटेस्ट एमटीपीए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। विकास निधि लिमिटेड, क्या सर निधि लिमिटेड पब्लिक होती है प्राइवेट होती है? बच्चों निधि लिमिटेड हमेशा क्या होती है, पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है। वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज निधि कंपनी इन द ईयर 2018, 500 मेंबर थे, नेट ऑन फंड कितना था, 10 करोड़, डिपॉजिट कितना था, 190। सर कितना हो सकता है, 20 टाइम्स, मतलब 10 करोड़ 20 टाइम्स दैट इज 20 करोड़। तो यहाँ पे ठीक है अभी, यस अभी ठीक है सर। अब बोला है डिपॉजिट 20% से बढ़ाना चाहता है सर, 190 प्लस 20% दैट इज 20% दैट इज 38 करोड़। तो 190 प्लस 20% हो जाएगा आपका 238 करोड़। तो सर नेट ऑन फंड तो 10 ही करोड़ है, रेशियो 238, 1:26 ज़्यादा हो गया, ये नहीं कर सकते। अगर कर रहे हो तो नेट ऑन फंड ही बढ़ाओ सर। तो डिपॉजिट 20% बढ़ाने के लिए सुनो, रेशियो ऑफ नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट नॉट बी मोर देन 120। अब देखो ये 120 से ज़्यादा हो गया, तो नेट ऑन फंड अब 10 करोड़ बाद डिपॉजिट इतना इतना इतना, डिपॉजिट आपका 228 करोड़ हो गया, ठीक है, सॉरी 228, माय बैड, सॉरी, ठीक है, विच एक्सीड द रेशियो ऑफ 1:20, दस द आइदर एनओएफ शैल बी इंक्रीज और डिपॉजिट रिस्ट्रिक्टेड टू 200 करोड़। मतलब बोल रहा है या तो आप नेट ऑन फंड को बढ़ा दो, ठीक है, या तो डिपॉजिट को 200 तक ले जाओ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते बिकॉज निधि कंपनी का रूल आपको पता है 1:20 का है। अब सेकंड क्या बोला है, टू इनवाइट द पब्लिक टू डिपॉजिट विद द कंपनी। भाई पब्लिक को इन्विटेशन नहीं है, यहाँ पे मेंबर ही देंगे, मेंबर ही लेंगे। निधि कंपनी में जो 500 मेंबर थे ना, यही मेंबर लेंगे, पब्लिक के पास कोई पैसा नहीं जाएगा ना पब्लिक से पैसा आएगा। तो इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट नो निधि कंपनी कैन एक्सेप्ट, नहीं कर सकता, ठीक है। क्या डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक या लैंड अदर देन इट्स मेंबर, मेंबर्स को जाएगा, ठीक है। सर टू इशू लॉकर फैसिलिटी, यस लॉकर फैसिलिटी दे सकते हैं। अब यहाँ पे बता बच्चा कहाँ फंसता है, सुनो सर लॉकर फैसिलिटी दे सकते हो, बट जो लॉकर फैसिलिटी से इनकम आएगा ना वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 20%। ये तो सबको याद है सर। अब क्वेश्चन में आता है 20% ऑफ नेट इनकम और ग्रॉस इनकम, तो 20% ऑफ ग्रॉस इनकम, बिल्कुल आराम से सतर्क हो जाना, ठीक है। जो लॉकर फैसिलिटी से रेंटल इनकम कमा रहे हो वो 20% ऑफ ग्रॉस, सपोज मान लो ग्रॉस इनकम इसका आया है 1 करोड़ और रेंटल इनकम आ रहा है 21 लाख, क्या चलेगा, नहीं चलेगा, दैट इज 21% ऑफ द ग्रॉस इनकम एक्सीड हो रहा है, नहीं चलेगा। रेंटल इनकम 19 लाख चलेगा सर, रेंटल इनकम 20 लाख चलेगा, एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि लेटेस्ट लास्ट बैलेंस शीट डेट पे बीच में कभी भी हो गया, भाई साहब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो प्रोविजन को। सर ग्रांट लोन दे रहे हो अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी टू एनी पर्सन तो यहाँ पे देखना ही नहीं है, काटो पर्सन को। कोई पर्सन को लोन वोन पैसा वैसा नहीं दे रहे हो, चाहे वो गोल्ड ले रहे हो, चाहे वो तुम डायमंड ले रहे हो, चाहे वो कुछ भी ले रहे हो, ठीक है। परफेक्ट, मजेदार क्वेश्चन, आगे बढ़े। ये थोड़ा सा आप अपने ना एनालिसिस पे दे सकते हो, बट फिर भी इसको रीड कर देता हूँ। सुकेश आफ्टर पासिंग सीए एग्जाम, भाई साहब बहुत बड़ा तुमने पहाड़ चढ़ लिया, लेकिन सुकेश भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। अप्लाइड फॉर द मेंबरशिप, ठीक है, इसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन। यही तो दिक्कत है, सीए बनने के बाद आपको पार्टी देना पड़ता है, ठीक है। भले पॉकेट में पता है कि सीए बनने के बाद पैसे नहीं आते तुरंत में, बट ठीक है, सीए बनना उसकी पार्टी, मेंबरशिप के अप्लाई किया उसकी पार्टी,
ठीक है, एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की पार्टी, सीओपी भी लिया भाई साहब ने, ठीक है, फ्रॉम आईसीआई, हाँ भाई आईसीआई लेंगे ना हम, ठीक है। सुकेश मैरिड टू मन, अरे भाई देख रहे हो, मोटिवेशन, मोटिवेशन नंबर 535, शादी हो गई सुकेश की, किससे, मान्यता से। अब मान्यता किसी की गर्लफ्रेंड होगी तो आप गुस्साना मत, ठीक है। सुकेश की शादी भी हो गई मान्यता से, उसने क्या किया था, ग्रेजुएशन, ठीक है, इन सिविल इंजीनियरिंग। मान्यता हैड वर्क फॉर 6 years, पहला की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसने कितना काम किया था, 6 साल के लिए, इन किसमें, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट इन ब्रियन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई, 6 साल काम किया था कहाँ, मुंबई में, ठीक है। आफ्टर 1 year ऑफ हिज प्रैक्टिस, सुकेश भाई की प्रैक्टिस चल पड़ी, ठीक है, 1 साल का प्रैक्टिस हो गया। सुकेश अपेयर इन वैल्यूएशन एग्जाम, अब बोला मैं वैल्यूएशन करूंगा, वैल्यूएशन एग्जाम में अपेयर हो गया। सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल एसेट, SFA लिख देते हैं, सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल एसेट में। सुकेश ऑल्सो एडवाइस मान्यता, मान्यता तुम भी एक काम करो, तुम भी वैल्यूएशन एग्जाम दे दो। सुकेश ने बोला मान्यता को, तुम भी क्या करो, वैल्यूएशन एग्जाम दे दो। तुम किस में दो वैल्यूएशन एग्जाम, लैंड एंड बिल्डिंग में, ठीक है, सबका अपना अलग अलग डिपार्टमेंट होता है एग्जाम का, याद रखना। बोथ सुकेश है मान्यता पास भी कर गया, अरे सीए में नहीं फेल हुआ तो भाई साहब आग लगा देगा आगे। सुकेश हम पास करके, मान्यता पास करके रिस्पेक्टिव एग्जाम। सुकेश किस में क्या था, एसएफए में, सिक्योरिटीज फाइनेंशियल एसेट्स में, मान्यता किसमें की थी, लैंड एंड बिल्डिंग में। अब बोल रहा है, बहुत लेटेस्ट एमटीपी क्वेश्चन है, वेदर सुकेश इज एलिजिबल टू रजिस्टर वैल्यूअर, नहीं सर, क्यों सर, सीए बन गया, 1 साल की प्रैक्टिस हो गई, एग्जाम पास कर दिया सर, 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो। In terms of the company register valuation, Sukesh is not eligible to the register valuer since he has not minimum experience of 3 years. सर 3 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, इसके सुकेश भाई सॉरी आप 3 साल रुक जाओ, तब आपको वापस से वैल्यूअर के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, वैल्यूअर बन सकते हो। सर मान्यता क्या बन सकती है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, यस, मान्यता पास कितना साल का एक्सपीरियंस था, 6 years का। इन टर्म्स ऑफ द कंपनी, बट लैंड एंड बिल्डिंग पे ही, बिकॉज उसने लैंड बिल्डिंग का ही एग्जाम दिया था मान्यता ने, तो लैंड बिल्डिंग के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 years चाहिए, ठीक है, ठीक है, सॉरी, सिंस सी हैज मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 years आफ्टर हैज ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग, सेकेंड 5 year था, ठीक है, देखते हैं कहीं मिसप्रिंट हुआ हो कुछ, ICI से, ठीक है। मान्यता इज एलिजिबल टू रजिस्टर मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5, अच्छा ठीक है, मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 year आफ्टर ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो मिल गया इसको, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में। अब तीसरा देखो, तीसरा इंपॉर्टेंट है, वेदर मान्यता इज एलिजिबल टू एक्सेप्ट वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज फाइनेंशियल एंड एसेट्स। सर सिक्योरिटीज FFA का एग्जाम कौन दिया था, सुकेश भाई। क्या मान्यता SFA वाले एसेट्स जो सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स है वो कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकती, नहीं कर सकते, बिकॉज उसने लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन एग्जाम दिया था, वो लैंड एंड बिल्डिंग पे कर सकती है। SFA सुकेश भाई ने दिया था, बट 3 साल उसका भी नहीं हुआ था एक्सपीरियंस, तो शी कैन डू द वैल्यूएशन, मान्यता कैन डू द वैल्यूएशन ऑफ लैंड बिल्डिंग only, not of the securities and financial assets, not a registered valuer of SFA, securities financial की registered valuer नहीं थी। She can do the valuation of SFA only if she possesses the requisite qualification experience, passes the valuation exam of SFA, SFA का आपको regarding valuation exam पास करना पड़ेगा, एंड आपको IBBI registered valuer में रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, जैकपॉट लिमिटेड, अ पब्लिक कंपनी विद 7 डायरेक्टर्स इन द बोर्ड, had not filed annual returns and financial statement for 2 consecutive financial year, ठीक है, जैकपॉट लिमिटेड पब्लिक कंपनी थी, 7 डायरेक्टर थी, उसने अपना एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल किया। The register after required formalities enter the name of company register for maintained for dormant company. On that, one of the directors suggests that since the company is now registered as dormant company, the company need not have 7 directors and have 1 or maximum 2 directors would suffice. Following his advice, 5 director resigned, 5 डायरेक्टर रिजाइन कर गए, एंड द कंपनी वाज लेफ्ट विद 2 डायरेक्टर्स। कंपनी क्या थी, 2 डायरेक्टर्स के साथ ही थी, ठीक है, मतलब बोल रहा है कि हमारे जो कंपनी में ना वो फाइल करने से ना इतने डायरेक्टर साइन करते, इतने डायरेक्टर ये करते, अब हमारी कंपनी से 5 डायरेक्टर रिजाइन कर गए, अब हमारी कंपनी में 2 ही डायरेक्टर बचे हैं सर, ठीक है। द एग्जिस्टिंग 2 डायरेक्टर डिड नॉट फाइल एनी स्टेटमेंट विद रजिस्ट्रार रिगार्डिंग चेंज ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जो 2 डायरेक्टर बचे उन्होंने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं फाइल किया ROC से रिगार्डिंग चेंज होता तो पता होगा, कंपनी को फाइल करना पड़ता, डेट इज BIR 12 टू ROC, ठीक है, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। एडवाइजिंग स्टेट ऑफ प्रोविजंस इन 440 विद रिडक्शन इन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड नॉट फाइलिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग चेंज ऑफ डायरेक्टर्स इज एप्रोप्रिएट। अरे नहीं, देखो कितना भी आपका डायरेक्टर में चेंज आ जाए, सुनो बहुत लॉजिक है ये,
कितना भी आपके डायरेक्टर्स में चेंज आ जाए, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो फाइल करने हैं। अ डोरमेंट कंपनी शैल हैव मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, file such document and pay such annual fees as may prescribe to ROC to retain its dormant status, ठीक है। एंड में बिकम एन एक्टिव कंपनी ऑन एप्लीकेशन, इतना 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 एक्टिव कंपनी बन जाएगी। अ डोरमेंट शैल हैव मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट एंड 1 इन केस ऑफ ओपीसी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल 7 ऑफ कंपनी मिसलेनियस, अ डोरमेंट कंपनी शैल ऑल्सो कंटिन्यू टू फाइल द रिटर्न्स एंड चेंज इन डायरेक्टर। भाई साहब डायरेक्टर गया है ना कंपनी से, तो आपको DIA 12 फाइल करना मैंडेटरी था। आपने पढ़ा होगा तो वहां पे क्या था, शैल वर्ड लिखा था, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। आपने तो किया नहीं तो गलत है। भले डोरमेंट हो जाए, ये थोड़ी ना होगा कि आप ROC का फाइलिंग फीस ये सब नहीं करोगे। आपने याद है पढ़ा है हमने ऊपर कि ये स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स के अंदर नहीं आता, ये इनएक्टिव नहीं, इसमें क्या होगा आप करोगे भी तो आपको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा। तो आप इवन आपने डायरेक्टर जा रहे आ रहे आपको करना पड़ेगा, इवन आप डोरमेंट हो तो, ठीक है। With a specified time in the act whether the company allots any security to person when there is any change in the director company under the provision dormant public company shall minimum 3 director, the direction or number of 2 directors is not appropriate, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है कि क्या 3 डायरेक्टर हो गए तो चलेगा, देखो नहीं भाई, ठीक है। पब्लिक कंपनी है, सबसे पहली बात तो 3 तो होने चाहिए, ठीक है। लॉ है। अब देखो एक चीज़ आपने पढ़ा होगा बचपन में, इंट्रेंचमेंट क्या होता है, मेकिंग द लॉ मोर स्ट्रिक्टर। अब उसमें बोलता है आप AOA में चेंज करवा सकते हो बट कम नहीं, चेंज हमेशा ज़्यादा होगा। मतलब अपने AOA में लिख सकते हो कि पब्लिक कंपनी में आज से 4 डायरेक्टर होने चाहिए, तो यस 4 चलेगा बट 2 नहीं। 2 तो लॉ बोलता है कि पब्लिक में 3 होने चाहिए, तो 3। तो जो रिडक्शन हुआ है ना नंबर ऑफ डायरेक्टर का, वो अप्रोप्रिएट नहीं है भाई साहब, गलत है। 2 तो नहीं चलेगा, 3 चाहिए। Hence, by taking into the account of above provision, reduction in number of director 2 and not filing statement with ROC, change of director by Jackpot Limited is not appropriate, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इवन आप डोरमेंट हो, सुनो बहुत मुद्दा लास्ट करते हैं, इवन आप डोरमेंट हो, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इवन आप डोरमेंट हो तो आप पता क्या बोल रहा है, हमारे कंपनी में 7 लोग थे जिसमें से 5 चला गया, 2 बचे, तो हम डोरमेंट है, हमें कुछ भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्या ये सही है? नहीं दोस्त, आपको फाइल करना पड़ेगा। DIA 12 कंपनी को फाइल करना पड़ेगा, बिकॉज 3 लोग चाहिए पब्लिक डोरमेंट में, एंड 3 डायरेक्टर नहीं है, 2 है। तो पहले तो आप ROC बताओ, DIA 12 फाइल करके देन आप एक डायरेक्टर जरूर अपॉइंट करो, तो ये तो गलत है, रिडक्शन 2 नहीं चलेगा। एंड आपने ROC को फाइल भी नहीं किया कोई भी चेंज DIA 12 में, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो दोनों अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। MTP लेटेस्ट का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। ये पेनल्टी है यार, इसे पेनल्टी हम देख सकते हो, ठीक है। क्या है पेनल्टी? WNDS अपॉइंटेड एज मिस्टर राजील वेटा HCA एट इज रजिस्टर वैल्यूअर फॉर कंपनी वैल्यूएशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, ठीक है। द वैल्यूएशन वाज मेड बाय राजीव ऑन 3 मई को उसने क्या किया, वैल्यूएशन किया। रेम्यूनरेशन कितना लिया उसने, 88,000। इट वॉज लेटर फाउंड दैट RD वाज पेनाइड पेनल्टी under the Income Tax Act for furnishing incorrect information in one valuation report issued by him to another company as registered valuer, for which he had filed an appeal to appellate tribunal IT and confirmed the said penalty levied by Commission Appeal and passed order on 21 सितंबर 2017। 24 सितंबर को ही भाई साहब राजील पे क्या हुआ था, इनकम टैक्स एक्ट का आपको लग गया था उल्लंघन, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बाद में अपील हुआ तो 24 सितंबर को फाइनल हो गया कि इस पे पेनल्टी लगना चाहिए। तो 5 साल 18, 19, 20, 21, 4 साल ही हुआ। 5 साल लैप्स होता तो आप वापस से वैल्यूअर बन सकते थे, बट 5 साल लैप्स नहीं हुआ। और राजील ने क्या किया, WNDS लिमिटेड का वैल्यूएशन कर दिया, जिसके लिए उसने 88,000 भी ले लिया। भाई राजील, ये कहाँ का सही प्रोविजन आप पढ़ के आए थे, ठीक है। 24 सितंबर को आपको वैल्यूएशन, अब ठीक है लग गया तो गया, पता नहीं, ठीक है। 24 सितंबर को आपका आप क्या हुए थे, इनएलिजिबल हुए थे, तो आपको पता होगा 5 साल का कूलिंग पीरियड हटता है, वापस आप वैल्यूएशन कर पाओगे। बट आपने 3 मई को वैल्यूएशन ले लिया किसी कंपनी का, 88,000 फीस चार्ज कर लिया, एंड आप पे पेनल्टी लगा होता, 5 साल का कूलिंग पीरियड नहीं हटा था। तो क्या बोला राजील, बाय एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट एट रजिस्टर्ड वैल्यूअर कैन बी कंसीडर्ड टू बी एट कॉन्फिडेंस द लॉ। यस, 5 साल नहीं क्रॉस हुआ था। तो पूरा देखो ज्ञान क्या लिखा है, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू रजिस्टर वैल्यूअर इफ इट हैज नॉट बीन लेविड अ पेनल्टी इन सेक्शन 271J and time limit for filing appeal or income tax as the case may be expired or such penalty has been confirmed। एक एक्सपायर्ड होगा पेनल्टी का, अपील का, या आपको पेनल्टी जो था कंफर्म कर दिया गया था ITAT या जो भी उसके ऊपर का अथॉरिटी वहां से, एंड 5 year हैव नॉट बीन लैप्स। अगर 5 साल नहीं लैप्स हुआ तो भाई साहब फिर तो दिक्कत है, ठीक है। इन द इंस्टेंट केस क्या हुआ, मिस्टर राजीव वाज पेनल्टी बाय कमीशन अपील फॉर फर्निशिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रिलेटिंग टू द वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 271J। अभी देखा था हमने 271J ऊपर, ठीक है। इन द अपील द ITAT हैज कंफर्म द पेनल्टी एंड पास ऑर्डर 20 नवंबर 2018 को पास कर दिया।
5 साल फ्रॉम लेबी पेनल्टी नहीं लैप्स हुआ था, मिस्टर राजीव कैन बी कंसिडर्ड टू हैव कन्फर्ड द लॉ एज रजिस्टर ऑफ वैल्यूअर ऑफ WNDS लिमिटेड, ही वाज नॉट एलिजिबल एज अपॉइंटेड रजिस्टर वैल्यूअर। ऐसा 5 साल दिमाग में फिट कर लो, 5 साल सर, ये 5 साल और कहाँ था, 5 साल और कहाँ था सर, सेक्शन 164 ऑफ डायरेक्टर्स क्लॉज 1, जहाँ पे आपको 6 महीने ऊपर की सजा होती है, तो वो सजा काटने के बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड बाद वापस से डायरेक्टर बन पाते हो, तो उस डायरेक्टर से इसको लिंक याद रखना। 5 साल एग्जाम में आया था दिसंबर 21 में भी, ये 5 साल MCQ में देखने को मिल सकता है, ये 5 साल, ठीक है, 5 साल 5 साल 5 साल। अब क्या बोल रहा है सुनो, 5 साल नहीं क्रॉस हुआ इसलिए वो नहीं बन सकता वैल्यूअर, ठीक है। व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस पूछो तो पेनल्टी। अब मैं पेनल्टी में क्या ही तुम्हें रटवाऊँ, ठीक है, बस इसमें याद रखना पेनल्टी में 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट, 2 चीज़ समझ लो पहले, ठीक है। सुनो, लेवी ऑफ पेनल्टी 50,000, ठीक है। इफ यू इंटेंटेड डिफ्रॉड द कंपनी और मेंबर ही शैल बी पनिशेबल विद 1 साल, ठीक है, 1 साल के लिए फाइन हो सकता है, ठीक है, 1 साल के लिए जेल हो सकता है। अब इसमें एक चीज़ समझ लो, आपको जो रेम्यूनरेशन मिला ना, वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, प्लस जो भी आपके वैल्यूएशन में से डैमेज है, ये बस 2 चीज़ याद रखना, ठीक है। पेनल्टी फाइन नहीं भी याद रहेगा 50,000, या एक्सटेंड होकर वो आगे भी बढ़ सकता है, बट आपको ये चीज़ याद रहेगा कि इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक जाता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक, रेम्यूनरेशन, रिफंड, ठीक है, रिफंड ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ 88,000। तीसरा क्या है, डैमेजेस आपको पे करने पड़ेंगे, आपके गलत रिपोर्ट वजह से कोई डैमेज हुआ, डैमेजेस टू द कंपनी एनी पर्सन फॉर लॉस हुआ होगा तब, ठीक है, ड्यू टू फर्निशिंग ऑफ इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। तो 3 चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, 1 साल की जेल, रेम्यूनरेशन वापस, डैमेज लॉस, ये सब, ठीक है। अमाउंट याद नहीं रहे चलेगा, वो रट लेना भाई, वो तुम्हारा काम है, ठीक है। All offences under the Companies Act are non-cognizable except of fraud covered under section 447. Explain the validity. बताओ भाई, सारे ऑफेंसेस कंपनी एक्ट में क्या नॉन कॉग्निजेबल है? एक ऑफेंस ऐसा है जो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है। मतलब कॉग्निजेबल मतलब विदाउट वारंट उठा के ले जा सकते हैं, एंड नॉन बेलेबल मतलब बेल भी नहीं देंगे तुम्हें। सर SFIO प्रैक्टिकली देखा है भाई साहब, बड़ी तगड़ी टीम होती है उनकी, ठीक है, तो उनसे बहस वहस मत करना, आराम से असिस्टेंस देना उनको, ठीक है। तो बस एक SFIO वाला क्या है जो कि कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल है, उसके अलावा क्या है, सारे नॉन कॉग्निजेबल है। हाँ, एक फ्रॉड है तब वो कॉग्निजेबल है। सुनो, offenses to be non-cognizable as per section 439 of Companies Act, every offense under the Companies Act except इसको छोड़ के सारे क्या है, नॉन कॉग्निजेबल। सर किसको छोड़ के, 212, सर दैट इज SFIO। सर ये क्या है, ये आपको क्या है, ये कॉग्निजेबल है। सर नाउ व्हाट इज कॉग्निजेबल, विदाउट वारंट उठा के ले जा सकते हैं। सर व्हाट इज नॉन कॉग्निजेबल, वारंट चाहिए, ठीक है। तो सारे एक्ट, कंपनीज एक्ट में क्या है, कॉग्निजेबल नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है, सिर्फ SFIO वाला क्या है, कॉग्निजेबल है। एज पर सेक्शन 212(6) cover under section 447 of this act shall be cognizable. The given statement in the question is valid. Yes, सारे ऑफेंसेस क्या है, कंपनीज एक्ट में नॉन कॉग्निजेबल है, मतलब आपको वारंट चाहिए उठाने के लिए, बट एक SFIO वाला क्या है, कॉग्निजेबल है, जहां पे वारंट नहीं चाहिए। अब सुनो, ऑफेंसेस कवर अंडर सेक्शन 7, 6, 34 प्रोस्पेक्टस वाला, 36 प्रोस्पेक्टस वाला सिविल क्रिमिनल लायबिलिटी, 46, 5, 56, 66, 140 यहाँ पे ऑडिटर वाला, 206 ROC वाला, 206(4) पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 213 पे SFIO वाला, 229 में अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स को जला दिया, ठीक है, गायब कर दिया, 251, 339, 448 अट्रैक्ट द पनिशमेंट ऑफ फॉर फ्रॉड इन सेक्शन 447। तो ये सारे क्या है, फ्रॉड वाले प्रोविजन यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं। जो 447 पेनल्टी दी हुई है, अभी हम पढ़ेंगे, एटलीस्ट 10 लाख रुपीज़ और 1 करोड़ में अलग है, एंड उससे कम वाले में अलग है, ठीक है। मतलब यहाँ बोल रहा है, यहाँ पे फ्रॉड होता है। सर आपको फाइन लेवल पे क्या याद रखना है, आपको फाइन लेवल 2 चीज़ याद रखना, सुनो, जो एग्जाम में आया हुआ है, 229 में अगर फ्रॉड हो रहा है तो उस पर 447 की पेनल्टी लगेगी, बस इतना याद रखना है। 229 में क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, मतलब 229 में कोई गलत काम कर रहा है तो उस पर पनिशमेंट फ्रॉड का है, जो कि 447 की पेनल्टी लगेगी। 206(4) में मतलब ROC ने इंक्वायरी इंस्पेक्शन के लिए, या ROC ने कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए भेजा, आपने उसको असिस्टेंस नहीं दिया, वहाँ पे भी आपको क्या लग सकता है, पनिशमेंट फ्रॉड हो सकता है, जो कि फ्रॉड की पनिशमेंट कहाँ है, 447। अभी हम देखेंगे, एक क्वेश्चन है उसका लास्ट में, ठीक है। तो बस यही समझना है, वैलिड स्टेटमेंट है, बिकॉज सारे ऑफेंसेस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल है, सिर्फ SFIO वाला क्या है, कॉग्निजेबल है, ठीक है। एमिन्स लिमिटेड आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू ROC फॉर रिमूवल ऑफ नेम। देखो 2 टाइप से नाम रिमूव कर सकते हो, एक तो ROC वाला बंदा आ रहा है, वो आपका नाम रिमूव कर सकता है, डेट इज 248(1) में है, जो कि बहुत सारे कंडीशन है। आप इफ आपने मेमोरेंडम ऑफ MOA के द्वारा जो भी अपने सब्सक्राइबर थे उसने इतना पैसा नहीं दिया, 180 दिन लैप्स कर गया,
आरओसी आपको नोटिस देकर स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, जो नोटिस देखा 30 डेज ऊपर देखा। दूसरा केस क्या है, इनकॉर्पोरेशन के बाद 1 साल तक काम नहीं किया, आरओसी आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। तीसरा केस क्या है, लास्ट 2 ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल किया, एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया, आरओसी आपका नाम हटा सकता है। फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया नहीं हुआ, आरओसी के द्वारा कुछ भी पता लगा तो आरओसी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। दैट इज 248(1). मतलब आपको मारने कौन आ रहा है, आरओसी आ रहा है। अब 248(2) में क्या है, आप खुद बोल रहे हो कि मैं नाम हटा दो। सर 2 तरीके से आप खत्म हो सकते हो, एक तो वाइंडिंग अप वाला प्रोविजन जो बहुत लंबा है जहां पे आप डिफॉल्ट करते हो, एंड 248(2) क्या है, आप सेल्फ छुरी लगा रहे हो, मतलब सेल्फ अपनी हत्या करो, इसको बोलते हैं आत्महत्या 248(2) को। सर कब कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आपको एसआर पास करना पड़ेगा, प्लस आपको सारे लाइबिलिटीज को खत्म करना पड़ेगा, एक्सटिंग्विश करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 1 लाख की लाइबिलिटी रखी हुई है और बोल रहे मुझे खत्म कर दो, भाई साहब पहले 1 लाख का लाइबिलिटी तो खत्म करो। तो इस सब केस में क्या हो सकता है, 248(2) एसआर पास, लाइबिलिटी सारी खत्म, तब जाके आप स्ट्राइक ऑफ करवा सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो आरओसी को, फिर आरओसी जांच पड़ताल करेगा, तब का नाम रजिस्टर से हटा देगा। बाद में ये भी प्रोविजन है कि किसी को लगा कि नहीं मुझे गलत तरीके से एक्सटिंग्विश किया गया था लाइबिलिटीज, वो अपील भी कर सकता है, जबकि कंपनी के लिए 3 साल है और अदर लोग के लिए 20 साल है, याद आ रहा होगा। ठीक है, क्या बोला सुनो, इसने एसआर पास कर दिया, एप्लीकेशन फाइल कर दिया आरओसी को फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी ऑन द कंप्लेंट ऑफ सर्टेन मेंबर्स, रजिस्टर कम टू नो दैट ऑलरेडी एन एप्लीकेशन इज पेंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल। मतलब आपने रिमूवल ऑफ नेम के लिए अप्लाई कर दिया, बट कुछ लोग से पता चला आप ऑलरेडी से कहां पे अप्लाई किया था, कॉम्प्रोमाइज में। कॉम्प्रोमाइज चैप्टर पढ़े होंगे, सेक्शन 230 के बाद से स्टार्ट होता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एमलगेमेशन वाला। तो आपने कब क्या किया था, कॉम्प्रोमाइज की एप्लीकेशन फाइल किया था, द एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बाय इमिनेंस लिमिटेड 2 months बिफोर। अरे भाई साहब 2 महीना पहले आपने कॉम्प्रोमाइज की एप्लीकेशन फाइल किया है और 2 महीना खत्म भी नहीं हुआ, आप बोल रहे हो कि नाम हटा दो आज मेरा। तो काय का कॉम्प्रोमाइज, किससे सेटलमेंट करवा रहे थे, क्रेडिटर्स को। तो ये कर रहे हो तो भाई साहब सुनो प्रोविजन क्या है, डिटरमाइन द गिवन सिचुएशन इन द फैक्ट ऑफ दिस कंपनी दो तेरा लीगलिटी ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिफोर द रजिस्टर। सुनो लॉ क्या बोलता है, 248(2) में आप सेल्फ तो जा सकते हो, सेल्फ रिमूवल ऑफ नेम अप्लाई कर सकते हो, बट लॉ बहुत तगड़ा चीज बोलता है, 2-3 केस है यहाँ पे। अगर 3 महीना पहले, जिस दिन आप रिमूवल ऑफ नेम के लिए अप्लाई कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कान खोल के सुन लो, फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लो, मार्च 2018 आरटीपी 22 एमटीपी 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख भी रखा है। जिस दिन आपने रिमूवल ऑफ नेम का एप्लीकेशन डाला, वहां से प्रीवियस 3 months पहले अगर आपने चेंज इन नेम, चेंज इन रजिस्टर ऑफिस, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन फॉर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, वाइंडिंग अप एप्लीकेशन, ये सब आप 3 महीना पहले कर रहे हो, तो आप अपना रिमूवल ऑफ नाम की एप्लीकेशन नहीं अप्लाई कर सकते। सर मतलब 1 अप्रैल को मैंने अपना नेम चेंज किया था कंपनी का, ठीक है, सपोज मैंने साहिल लिमिटेड से मैंने साहिल लिमिटेड कर दिया। सर मतलब साहिल लिमिटेड से मैंने, ठीक है, साहिल मेहता लिमिटेड कर दिया। ठीक है, कब किया, 1 अप्रैल 2023 को। अब मैं 1 मई 2023 को बोल रहा हूं कि मुझे अपना कंपनी का स्ट्राइक ऑफ करवाना है, तो जिस दिन मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं यहां से मैं पीछे 3 महीने देखूंगा क्या मैंने ये सारे काम किए थे, क्या क्या, चेंज इन नेम, चेंज इन रजिस्टर ऑफिस, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, वाइंडिंग अप के लिए एप्लीकेशन, कॉम्प्रोमाइज के लिए। हाँ सर 1 महीना पहले ही मैंने नाम चेंज करवाया है, तो आपका स्ट्राइक ऑफ का नाम एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया था, 2 ही मंथ हुए थे, आपने एप्लीकेशन डाला था कॉम्प्रोमाइज का, आपका स्ट्राइक ऑफ का नाम एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सर 4 महीने थे तो हो जाता, 3 महीने थे चलेगा, ठीक है, 2 मतलब 3 महीने भी नहीं होगा, ठीक है, 3 मंथ से कुछ नहीं करना। सर 3 मंथ्स 1 दिन पहले तो चलेगा यहाँ पे, ठीक है, 3 मंथ तक तो आपको कुछ नहीं है, प्रीवियस 3 मंथ्स में अगर आपने कुछ करवाया होगा तो 3 महीना भूल जाओ, स्ट्राइक ऑफ करवा सकते हो, नहीं करवा सकते। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझाया, आपको दिमाग में घुस गया होगा। कॉन्सिक्वेंसेज इफ इमेंस लिमिटेड फाइल एन एप्लीकेशन द गिवन सिचुएशन। अब कॉन्सिक्वेंसेज सुनो, देखो सारा लिखा हुआ है, he has changed in name or register office, disposal of value of property before, ठीक है, trade, engaging any other activity, ठीक है, made application for a compromise arrangement, ठीक है, and has not finally concluded, another matter has not finally concluded, या already compromise का matter finally conclude नहीं हुआ है, wind up, ठीक है, अप्लाई कर दिया, IBC अप्लाई कर दिया, IBC क्वेश्चन यहाँ पे ड्राफ्ट हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, लास्ट टू कमेंट में एज पर कंपनीज एक्ट बोलेगा तो ये वाला पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, वायलेशन ऑफ अबव कंडीशन, इफ कंपनी फाइल्स एन एप्लीकेशन इन वायलेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन गिवन बिलो, इट्स शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, 1 लाख तक का फाइन आप पे लग सकता है। इन केस रजिस्टर नोटिफाइज इमर्स लिमिटेड एज डिसॉल्व्ड अंडर सेक्शन 248 इन कंप्लायंस टू रिक्वायर्ड प्रोविजन, व्हाट रेमेडी विल एग्री पार्टी। रेमेडी क्या एग्री पार्टी का, सर सुनो, अगर कंपनी एग्री पार्टी है, कंपनी खुद एग्री पार्टी है, तो कंपनी पर 3 साल का एप्लीकेशन फाइल करने का है, अपील फाइल करने का। बट अदर देन कंपनी है, मतलब सर एनी अदर पर्सन, मतलब ABC मतलब साहिल लिमिटेड, इसके अलावा कोई भी अदर पर्सन, ठीक है, कोई अदर पर्सन, पर्सन इंक्लूड्स कोई और कंपनी भी,
क्रेडिटर्स, तो सर ये 20 साल तक अपील फाइल कर सकते हैं, देखो वही चीज़ बोला है, ठीक है। सुनो, इफ ए कंपनी फाइल्स एप्लीकेशन, सुनो, फाइल एंड ट्रिब्यूनल विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, 3 साल में आ सकता है। इफ द ट्रिब्यूनल इज ओपिनियन दैट रिमूवल कंपनी फाइल इज नॉट जस्टिफाइड, ठीक है। और वो 20 साल का भी होगा, इसमें पढ़ लेना, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज वही बता रहा है कि आपका कॉम्प्रोमाइज कंक्लूड नहीं हुआ एज पर द फैक्ट, ठीक है, विद इन 3 months ऑफ फाइलिंग अप्रूवल, इतना था फाइलिंग सच इज नॉट वैलिड बिकॉज कॉम्प्रोमाइज हमारा चल रहा था, ठीक है। ठीक है, तो वही है, 3 साल तक आप जा सकते हो, बस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। एंड कोई अदर देन कंपनी है तो वो 20 साल तक भी जा सकता है, ठीक है। पढ़ लेते हैं, एनी पर्सन एग्री बाय एन ऑर्डर रजिस्ट्रार, ठीक है, मे फाइल अपील टू ट्रिब्यूनल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रार ऑर्डर, ट्रिब्यूनल ओपन, ठीक है, ठीक है। इफ नॉट जस्ट बाय रजिस्ट्रार में हाउ रीजनल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ट देंगे, एप्लीकेशन टू फिट बिहेव, तो वही चीज़ समझा रहा है, ठीक है। बस याद रखना 20 साल का भी केस है, इफ अदर देन कंपनी वाला है तो वो 20 साल में अपील फाइल कर सकता है। तो हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अच्छे तरीके से। भाई साहब कमेंट कर दिया करो, मैंने प्रीवियस वीडियो में कमेंट देख के ना मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, ठीक है। मतलब अच्छा लगता है यार, ऑब्वियस सी बात है, मतलब रूम बंद करके, फैन ऑफ करके, ठीक है, एसी की आवाज़ आती है उसको भी बंद करके, ठीक है, अगर रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आप कमेंट लाइक कर सकते हो, ठीक है। बस बहुत साउंड पैक रूम बनाना पड़ता है इसके लिए। चलो, अभी तो गर्मी कम है, ठीक है, तो आराम से एसी वेसी बंद कर सकते हैं, अभी गर्मी बढ़ेगी थोड़ा सा एसी का आवाज़ आएगा आपको। चलो सर, हाँ आ जाओ, ये क्वेश्चन देखते जो हमने छोड़ा था फ्रॉड पे है, ठीक है। इस पे मैं कहानी है, मतलब गाना भी है, कहानी सुनो, वही चीज़ है। रुद्राक्ष आयुर्वेद लिमिटेड engage in business of producing and selling of Ayurvedic medicine. Its purchase department is headed by जगृति। द परचेज, अरे पूरा कहानी है भाई, पूरा कहानी है। जगृति पावर दिया इंग्रेडिएंट्स के लिए 1 लाख रुपए इंडिविजुअली, 1 lot 10 लाख रुपए कमेटी, कमेटी इतना इतना इतना, भाई पढ़ लेना, कसम से पढ़ लेना इसको तुम, ठीक है। मैं आता हूँ मुद्दे पे। The forensic auditor submitted the report to MD and narrated that by inflating the invoice by 10% since January 2019, he incurred a total loss of 25 लाख रुपया। The turnover of the company is 50 करोड़ रुपीस, मतलब फ्रॉड हुआ आपका। सुनो, ठीक है, टर्नओवर कंपनी कितना था, टर्नओवर लिख लेते हैं 50 करोड़। बेस्ड ऑन द कैप्शन फैक्ट आंसर द फॉलोइंग, व्हाट पनिशमेंट फॉर फ्रॉड हैज बीन प्रोवाइडेड इन द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। द फॉरेंसिक ऑडिटर सबमिटेड ही हैज इनकर्ड टोटल लॉस, ये जो फ्रॉड हुआ है ना वही टोटल लॉस, फ्रॉड की वजह से जो टोटल लॉस, ये पूरा पढ़ोगे नहीं, पूरा फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। ये लिख लो, ये पूरा फ्रॉड का कहानी है। उस फ्रॉड के बाद फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट हुआ था, फॉरेंसिक ऑडिटर ने, मैं कहानी बता देता हूँ, ठीक है। फॉरेंसिक ऑडिटर आया, फॉरेंसिक ऑडिटर ने इन्वेस्टिगेशन किया, बाद में पता चला कि 25 लाख का नुकसान हुआ। अब सुनो सर, फ्रॉड 447 इंपॉर्टेंट है बिकॉज लेटेस्ट MTP RTP में आया था, ठीक है। RTP क्वेश्चन है तो आ सकता है आपके एग्जाम के लिए। सुनो, फ्रॉड का प्रोविजन क्या है, इफ एटलीस्ट 10 लाख रुपया और 1% ऑफ टर्नओवर है तो फ्रॉड का ये वाला क्राइटेरिया अभी बताऊंगा। इफ 10 लाख से कम है तो फ्रॉड का क्राइटेरिया ये है। सर यहां पे फ्रॉड कितना हुआ था, 25 लाख रुपीज, ठीक है, मतलब एटलीस्ट 10 लाख तो 25 लाख रुपीज, और 1% ऑफ टर्नओवर कितना है सर, 1% ऑफ टर्नओवर 50 करोड़ का 1% दैट इज 50 लाख, इसका लोअर होगा, ठीक है। मतलब 10 लाख तो लेना ही लेना है क्योंकि एटलीस्ट वर्ड लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 50 लाख है, दोनों का लोअर क्या होगा 25 लाख, तो टोटल अमाउंट पता चल गया फ्रॉड का 25 लाख रुपया। सर यहाँ पे मैं बोलता कि अगर टर्नओवर सपोज मान लो 10 करोड़ है, 10 करोड़ का 1% क्या हुआ, या मान लो 15 करोड़ है तो 15 करोड़ का 1% क्या हुआ 15 लाख। तो सर फ्रॉड अमाउंट कितना होता है 25 लाख और 15 लाख, विच इज लोअर, दैट इज 15 लाख रुपीज। बट यहाँ पे 50 करोड़ है, दैट इज 50 लाख, तो 25 लाख लोअर है तो 25 लाख। सर 10 लाख तक के फ्रॉड को इधर ही देखना, बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ है, एटलीस्ट 10 लाख, तो 10 लाख यही देखना और 1% ऑफ टर्नओवर। अब मान लो फ्रॉड हुआ है 26 लाख का और 15 करोड़ का टर्नओवर है, तो 10% कितना हो गया, 1% कितना हो गया 15 लाख, तो 26 लाख और 15 लाख विच इज लोअर, तो 10 लाख तक तो यहीं पे आएगा, उससे कम वाला इधर जाएगा। सर 10 लाख वाला तक के लिए फ्रॉड के लिए क्या बोला हुआ है, सुनो, 1% ऑफ टर्नओवर निकाल दिया 50 लाख रुपया, विच एवर इज लेस, मतलब टोटल फ्रॉड हुआ 25 लाख का, वही हमने निकाला 25 लाख और 50 लाख, ठीक है, विच एवर इज लेस दैट इज 25 लाख रुपीज, तो फ्रॉड अमाउंट हो गया। अब देखो इस इधर वाले केस के लिए क्या होता है, 6 months का इम्प्रिजमेंट, ठीक है, जो कि कहाँ तक जाता है मैक्सिमम 10 years। सर ये रटना पड़ेगा, बस ये चीज समझाने वाला था एटलीस्ट वाला, ठीक है। 6 month का क्या होगा से लेके 10 year एंड मिनिमम 25 लाख रुपीज, जो कि ट्रिपल हो सकता है फ्रॉड अमाउंट, दैट इज मैक्सिमम 3 times ऑफ फ्रॉड,
दैट इज 75 लाख रुपीज। बस इतना याद रखना है। सर क्या बोला मैंने, 6 महीने से लेके 10 साल की सजा और फ्रॉड अमाउंट। अब देखो 6 महीने नॉर्मल, फ्रॉड अमाउंट नॉर्मल, बट मैक्सिमम कितना, ये 6 महीने से 10 साल जा सकता है और ये 25 लाख का ट्रिपल हो सकता है, दैट इज 75 लाख। तो 25 लाख कैलकुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज 3 टाइम्स निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इसको मैं एक और समझाऊंगा, ठीक है, रुक जाओ, ठीक है, तो ये कहानी पढ़ लेना, ठीक है, चलो। सर व्हाट वुड आंसर इफ द अमाउंट इन फ्रॉड रुपीज 9 लाख। तो सर देखो यहाँ पे 10 लाख या उससे ऊपर के फ्रॉड इधर आते हैं। सर 10 लाख से कम वाले फ्रॉड इधर जाते हैं बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट बोला, मतलब 10 लाख का फ्रॉड तो होगा तो इधर वाला ही होगा, एटलीस्ट होगा। सर मान लो टर्नओवर मान लो 5 लाख रुपए है। सर 1% कितना हो गया, 5 लाख का 1%, या चलो मैं बोल रहा हूँ 1 करोड़ है, 1 करोड़ का 1% दैट इज 1 लाख रुपीज। तो सर किधर जाएगा, 10 लाख का 25 लाख का फ्रॉड हुआ है और 1 करोड़ का टर्नओवर है, 1 करोड़ का 1% 1 लाख रुपीज हुआ, 25 लाख और 1 करोड़ विच इज लोअर, नहीं, बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट 10 बोला है, तो 10 लाख का फ्रॉड तो यहीं जाएगा, तो 25 लाख का फ्रॉड हो गया तो यहीं पे चला गया ये, ठीक है। तो याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा। अब बोला 9 लाख का फ्रॉड हुआ तो ये इधर वाले केस में आ जाएगा। अब इसके लिए देखो प्रोविजन क्या है, 9 लाख का फ्रॉड हुआ तो आप ये देख लो कहाँ गया, ठीक है, गिल्टी इतना था विस्टेन टू 5 ईयर्स विथ फाइन विच 50 लाख रुपीज और वो, ठीक है, 50 लाख रुपीज और 5 ईयर तक का क्या हो सकता है, इम्प्रिजमेंट हो सकता है, देखो रटना पड़ेगा सो, ठीक है। अब इसमें भी पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट पब्लिक इंटरेस्ट, इसका मैंने अपने चार्ट बुक में एक चार्ट बनाया था, ठीक है, होगा तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, देख लेना कि इधर देखो सिंपल बात है, एटलीस्ट 10 लाख और 1% टर्नओवर, ठीक है, उसका फ्रॉड है, तो उसमें भी पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट पब्लिक इंटरेस्ट, इधर भी क्या है अदर देन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट पब्लिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इस वीडियो में समझाना मुश्किल है, बस ये रटने वाला थोड़ा सा है, ठीक है, रटने वाला है, इसको देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। चलो बेसिकली हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से, ठीक है। एक क्वेश्चन रटने वाला था 447, वो देखो रटने वाला है, पेनल्टी फ्रॉड रटने वाला जितना समझा दिया, एटलीस्ट 10 लाख रुपीज़ वाला होगा तो 10 लाख का फ्रॉड तो वहाँ पे आएगा ही आएगा। चलो पढ़ते रहो। 46 मिनट्स में मिसलिनियस एंड किया। होप सो वीडियो सही लगा होगा आपको, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट। एंड जिनके पास LDR नहीं है वो LDR परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, बहुत कम टाइम है, उठाओ LDR और खत्म करो LDR को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अपना रहेगा FCRA और उसके बाद टारगेट रहेगा अपना मीटिंग एंड अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो बेसिकली मैं मेजर पोर्शन खत्म करना सकता हूँ एग्जाम से पहले बिकॉज थोड़ा लोड ज़्यादा है, मेंटरशिप के स्टूडेंट्स, टेस्ट के स्टूडेंट, ठीक है, ऑफलाइन मेंटरशिप के स्टूडेंट्स, ठीक है, LDR, ठीक है, क्लासेस, रिकॉर्डिंग, बुक, कोशिश कर रहा हूँ जितना दे पाऊँ आपको। चलो पढ़ते रहो, गुड नाइट।